वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा जो मेन हमारी डिस्कशन थी वो ये थी कि आप जब मैनी पार्टिकल वेव फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं तो उस पर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं और वो मैनी फर्मियंस हों या मैनी बोसॉन्स हों, उस केस के अंदर एक्सचेंज सिमेट्री की वजह से कंस्ट्रेंट्स हैं। मैनी फर्मियन वेव फंक्शन जो है हैज़ टू बी एंटी सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज of any two particles, and the bosonic wave function has to be symmetric under exchange. इसकी वजह से जो हम वेव फंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं तो अगर पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट नहीं भी कर रहे और हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये सिंपल प्रोडक्ट आमतौर से नहीं है, क्योंकि वो जो है आपको ये सिमेट्राइजेशन एंटी सिमेट्राइजेशन रिक्वायरमेंट्स जो है वो सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं। इसलिए फर्मियंस के लिए ये स्लेटेड डिटर्मिनेंट बन जाता है। इवन फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम आपके पास टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम या टू फर्मियन सिस्टम है तो आपके पास इस किस्म का वेव फंक्शन आ जाता है जो कि एंटी सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज है। इसी को अगर आप एक्सटेंड करें थ्री पार्टिकल्स के लिए तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑफ 6 टर्म्स, और इस तरीके से जब आप हायर नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेते चले जाएं तो ये मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड आपके पास एक्सप्रेशंस आ जाएंगी, क्योंकि हमें ज़रूरत है इस किस्म की एक्सप्रेशंस ही वैलिड वेव फंक्शंस हैं, क्योंकि यही वो वेव फंक्शंस हैं जो एंटी सिमेट्राइजेशन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करते हैं फर्मियंस के लिए, और सिमिलरली बोसॉन्स के लिए सिमेट्राइजेशन रिक्वायरमेंट। और ये जो है हमारे एक तरह से मैंने इस पिछले लेक्चर में आपके सामने ये चीज़ें जो रखी थी उसका मकसद ये था कि ये सामने लाने के लिए कि फ़र्स्ट क्वांटाइजेशन जो है वो उसमें ये मसाइल सामने आते हैं। अब इस किस्म के अगर आपके पास काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वेव फंक्शंस हों और उनसे आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़, प्रोबेबिलिटी, ट्रांजिशन एम्पलीट्यूड्स वगैरह कैलकुलेट करने हों तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मामला बन जाता है। स्मॉल नंबर है अगर पार्टिकल्स का तो आप किसी हद तक गुजारा कर सकते हैं, मगर इफ़ यू गो टू वेरी लार्ज नंबर देन दिस नॉट इज़ द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। सो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि अगर ये नहीं तो फिर क्या? अगर फर्स्ट क्वांटाइज्ड फॉर्म में अगर आप वेव फंक्शन नहीं लिखते तो फिर आप क्या चीज़ करेंगे कि आप क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन भी करना चाह रहे हैं और साथ साथ जो है वो कन्वीनियंट कैलकुलेशन भी बन जाए, which is more suitable for many identical particles, whether fermions or bosons. So पिछले लेक्चर में ये मैं आप सामने लाने की कोशिश की है कि फर्स्ट क्वांटाइजेशन क्यों इज़ नॉट गुड इनफ और वाई वी नीड सम अदर फॉर्मलिज्म। जो अदर फॉर्मलिज्म जिसकी हम बात आज करेंगे वो सेकंड क्वांटाइजेशन कहलाता है, और आज इस चीज़ का भी हम जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे कि ये फॉर्मलिज्म ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशन है क्या। तो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, तो जो सेकंड क्वांटाइजेशन फॉर्मलिज्म है वो दो अब हम सेकंड क्वांटाइजेशन की बाकायदा बात करने लगे। और क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ दिस फॉर्मलिज्म। ये टेक्निक या फॉर्मलिज्म क्या है? अच्छा, ये जो सेकंड क्वांटाइजेशन फॉर्मलिज्म है ये दो एसेंशली इसमें स्टेप्स लिए जाते हैं बेस्ड ऑन टू स्टेप्स। वन, आप ये करते हैं कि वी चेंज द लेबल ऑफ द स्टेट्स। of the quantum mechanical states. पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में आमतौर पे जो क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स हैं उनको वेव फंक्शंस भी कहा जाता है, तो इसलिए अगर मैं इंटरचेंजेबली इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप ये समझ लें कि स्टेट का जो हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल स्टेट या स्टेट वेक्टर, तो वो ज़्यादा जनरल कॉन्सेप्ट है। एक ख़ास रिप्रेजेंटेशन यानी पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में वो वेव फंक्शंस कहलाते हैं। तो कभी ये लिख दिया जाएगा वेव फंक्शंस की बात होगी तो आप इस चीज़ को जहन में रखिए। तो पहला जो स्टेप होता है कि हम लेबल ऑफ द स्टेट्स को चेंज करते हैं। इसका क्या मतलब है उसकी बात भी करते हैं। और दूसरा स्टेप ये है कि
we avoid using, okay, इसको इस तरह कह लें, we try not to use स्टेट वेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि क्वांटम मैकेनिकल स्टेट्स का इस्तेमाल कम से कम और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल ज़्यादा। यूज़ ऑपरेटर्स भी आप देखेंगे कि एक ख़ास किस्म के ऑपरेटर्स हम इसमें रोल प्ले करेंगे। वो क्रिएशन एंड हाइलेशन ऑपरेटर्स हैं जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की प्रॉब्लम में आपने देखे हुए हैं। जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसमें उस किस्म के ऑपरेटर्स आपके सामने आते हैं। अच्छा, अब इसका बेसिक मतलब क्या है, ठीक है, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लेट्स फर्स्ट गो बैक फॉर अ मोमेंट, और जो अभी मैंने ऊपर ये स्टेट जो लिखी है, इस तरह ये एंटी सिमेट्रिक स्टेट जो है, या चलें लेट मी जस्ट मूव अहेड और सीधे सीधे आपको वो बता ही दूँ कि लेबल चेंज करने से क्या मुराद। लेट्स से वी हैव दिस डिफरेंट सिंगल पार्टिकल, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे, ये जो एक सेकेंड, यहाँ पे ये अल्फ़ा बीटा जो आ रहे हैं, लेट्स बी मोर स्पेसिफिक। अल्फ़ा बीटा को जो है ना हम मोमेंटम स्टेट्स ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा मोमेंटम वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना। तो लेट्स थिंक ऑफ पार्टिकल्स, n पार्टिकल्स हैं आपके पास। लेट्स थिंक ऑफ n fermions in a 3-dimensional box, ठीक। तो इस केस के अंदर आपको पता है कि मोमेंटम वैल्यूज़, जिस तरह हमने पहले पिछले लेक्चर्स में जब हम फ्री पार्टिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन वाला मॉडल डिस्कस कर रहे थे, जब हम मेटेलिक स्टेट को समझने की कोशिश कर रहे थे, और उसका सिंपलेस्ट जो मॉडल था वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के तौर पर ट्रीट कर रहे थे, उनके दरमियान इंटरेक्शंस कंसिडर नहीं कर रहे थे। तो आपको याद होगा कि जो वेव वेक्टर्स, ये प्लेन वेव स्टेट्स हैं, और वेव वेक्टर्स जो है ना क्वांटाइज्ड होते हैं, और ये हमने बात की थी। तो अभी हम वेव वेक्टर और मोमेंटम आपस में इस तरीके से रिलेटेड हैं, तो इस केस के अंदर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होंगे। तो क्वांटम px py 3 डायमेंशन में pz जो हैं तीनों क्वांटाइज होंगे, बिकॉज वी आर थिंकिंग ऑफ these particles in a box। तो बॉक्स में जो वेव फंक्शन है बाउंड्री कंडीशंस की वजह से ये वेव वेक्टर और मोमेंटम जो हैं वो क्वांटाइज्ड वैल्यूज़ उनकी हो जाती हैं। अच्छा, तो ये अब px की भी मुख्तलिफ वैल्यूज़ होंगी, py की, p2 pz वगैरह सारा को। तो ये एक वेक्टर जो है ये p वेक्टर आपके पास आ गया, ठीक है। अब ये डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं। ये आपके पास p1 स्टेट, p2 स्टेट, p3 स्टेट, p1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो x, y और z कंपोनेंट होंगे, p2 के कॉरस्पॉन्डिंग x, y और z कंपोनेंट्स होंगे, और वो सारे क्वांटाइज्ड हैं, ठीक। तो यू कैन थिंक ऑफ दीज p वैल्यूज़ जो हैं मोमेंटम वैल्यूज़ एज द क्वांटम नंबर्स ऑफ आवर स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जब हम ये इस किस्म की जब स्टेट लिखते हैं, यहाँ पे जब हमने स्टेट लिखी, ये जब साई लिखा था हमने वेव फंक्शन, n पार्टिकल वेव फंक्शन, तो उसके हम p1 p2 सो ऑन टू pn लेबल लगा लेते हैं। और अगर हमने इसको वेव फंक्शन के फॉर्म में लिख लिया है तो पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में, तो इट वुड कॉरस्पॉन्ड टू, तो इसको मैं वेक्टर साइन लगा देता हूँ, तो इट वुड कॉरस्पॉन्ड टू पार्टिकल 1 2 3 सो ऑन टू Rn। अब आमतौर पे आपको जो एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें आप ये आमतौर पे इस तरीके से लिख लेते हैं, 1 डायमेंशन में है तो आप p खाली लिख लेंगे और इसको x लिख देंगे, तो उसी की एक्सटेंशन है वेव फंक्शन की फॉर n पार्टिकल्स जिनको हम फर्मियंस कंसिडर कर रहे हैं। और जो बोज़ॉन से क्या फ़र्क चीज़ों का निकलेगा वो मैं वादे करता जाऊँगा एज वी गो अलॉन्ग। सो 1 डायमेंशन में या 1 पार्टिकल वाला सिस्टम जो आप कंसिडर कर रहे हैं इन 1 डायमेंशन बॉक्स फॉर एग्जांपल, तो आपके पास वेव फंक्शन की ये वाली इस किस्म की फॉर्म में लिखते हैं। n के लिए ये सिंपल एक्सटेंशन है, n पार्टिकल्स के लिए, n फर्मियंस के लिए इट्स जस्ट अ सिंपल एक्सटेंशन,
ठीक है। अब ये जो है ना, ये वे फंक्शंस इस तरीके से लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है, ये कहा जा रहा है कि पार्टिकल 1 जो है वो P1 मोमेंटम स्टेट में है, पार्टिकल 2 P2 मोमेंटम स्टेट में है, पार्टिकल 3 जो है वो Pn मोमेंटम स्टेट में है, एंड सो फोर्थ। और ये स्टेट्स जो हैं, जो हम पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस ले रहे हैं, तो ये स्टेट्स जो हैं ये प्लेन वेव स्टेट्स हैं। और जो आपके पास सिंगल पार्टिकल वेव फंक्शंस हैं जिनको आप लिखना चाहें, फाई P1 R1, तो ये आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स एक्सपोनेंशियल I। और अगर स्पिन वाली स्टेट को भी शामिल करना है तो यहाँ स्पिनर भी शामिल कर सकते हैं, एंड सो फोर्थ। तो ये आपके पास जो है ये सिंगल पार्टिकल स्टेट है। अगर पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे तो किस तरह के प्रोडक्ट्स जो है इस तरह के प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। टू पार्टिकल्स के लिए इधर इसी तरह प्लेन वेव स्टेट, इधर भी प्लेन वेव स्टेट, इधर भी मोमेंटम P1 मोमेंटम P2 अल्फा बीटा P1 P2 बन जाएंगे टू पार्टिकल्स के लिए। इसी को हम एक्सटेंड करके n पार्टिकल्स के लिख रहे हैं, तो इन प्रिंसिपल आप वो कर सकते हैं 3 पार्टिकल्स के लिए, तो इधर हमने लिखे हुए हैं इसी तरीके से। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप जब इसको लिखते हैं तो दिस विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज डिफरेंट ये, बट such that the anti-symmetrization is satisfied. So it will be a linear combination of all the permutations of the particles that are possible. तो इसको कई दफ़ा जो है इस तरीके से भी लिख दिया जाता है कि अगर आपके पास आपने ये n पार्टिकल स्टेट लिखनी है तो इसको कई दफ़ा जो अगर आप डिफरेंट बुक्स वगैरह पढ़ें तो उसमें आप इस तरीके से इसको लिख देते हैं, P2 लिख देते हैं, so on to Pn और R1 R2 so on to Rn। तो ये बेसिकली जो है ये स्लेटेड डिटर्मिनेंट है ना, दिस इज़ अ स्लेटेड डिटर्मिनेंट। स्लेटेड डिटर्मिनेंट जो हमने ऊपर लिखा है वो हमने 3 पार्टिकल्स के लिए लिखा था, 2 से 3, 2 के लिए लिखा था, 3 के लिए लिखा था, और n पार्टिकल के लिखेंगे तो ये जनरल जो लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ द सिंगल पार्टिकल स्टेट्स, तो वो 5P1 R1 सो ऑन टू, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली दफ़ा कि जो कॉलम्स हैं वो पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रोज जो हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट। तो रो जो है ये P1 स्टेट है, पहले नीचे देखें ना आपको सबस्क्रिप्ट में P1 नज़र आ रहा है, एंड इट गोज़ फॉर ऑल द पार्टिकल्स। एंड इसी तरह ये मुख्तलिफ रोज़ होंगी यहाँ तक कि आपके पास ये n पार्टिकल्स हैं, तो ये n बाय n आपके पास डिटर्मिनेंट बन जाएगा। Rn, तो ये आपके पास n बाय n डिटर्मिनेंट बन रहा है। और आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है कि अगर 2 कॉलम या 2 रोज़ इक्वल हों। तो अगर आपके पास, इसका मतलब है 2 फर्मियान्स को एक स्टेट में आप नहीं रख सकते। तो डिटर्मिनेंट की, इसलिए वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में जब आप इसको लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली एंटी सिमेट्राइजेशन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रही है, तभी ये जो आपके पास वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज होगा। और उसका सबूत यही है कि आपको जब आप कोई डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसमें 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को इक्वल कर दें, किसी 2 रोज़ को इक्वल कर दें, मतलब इस रो में इधर मैं लिखूँगा तो इधर 5P2 आ जाएगा R1 एंड सो ऑन टू 5P2 Rn तक। उन दोनों को अगर मैं सेम कर देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पार्टिकल्स एक ही स्टेट में हैं, जो कि फर्मियॉन्स के लिए पॉसिबल नहीं है। कोई ऐसा उनका वेव फंक्शन नहीं हो सकता जो अलाउ करे कि 2 पार्टिकल्स एक स्टेट में हों। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये जो है ये अब आपके पास इस फॉर्म में जो है स्लेटेड डिटर्मिनेंट आ जाता है, ये n पार्टिकल्स के लिए। ये 2 पार्टिकल्स के लिए इसी को आप लें तो 2 पार्टिकल्स के लिए ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमने इधर साइज़ लिखे हुए हैं, सिंगल पार्टिकल स्टेट, इधर हमने 5 लिख ली, और 3 पार्टिकल के लिए एग्जैक्टली ये चीज़ बन जाती है, एंड सो फोर्थ। ठीक है ना, तो n पार्टिकल्स के लिए आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अब
कई दफ़ा बुक्स वगैरह में, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, कई दफ़ा बुक्स में इसी चीज़ को इस कॉम्पैक्ट तरीके से भी लिख दिया जाता है, 1/n सिग्मा n इज इक्वल टू n to n factorial -1 p to the power n यानी कि इस तरह लिखने का मकसद है, इसमें पी एन जो है ना वो है परम्यूटेशंस। तो आप यू आर टेकिंग अ सम ओवर ऑल द डिफरेंट परम्यूटेशंस दैट आर पॉसिबल, यानी हर वो टर्म ले जिनमें दो पार्टिकल्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, और उस तरह की टर्म्स का सम लेते चले जाएं। यानी बेसिकली ये जो लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म में लिखने का मतलब यही है कि 3 पार्टिकल्स के लिए अगर आप लिखें तो इस किस्म की टर्म्स आपके पास आएंगी, 6 टर्म्स आपके पास आएंगी। और अब जो साइन आ रहा है वो डिपेंड करेगा कि ये परम्यूटेशन जो है, जब आपने 2 पार्टिकल एक्सचेंज किया तो उस पार्टिकल्स को एक्सचेंज करने के लिए आपको इवन परम्यूटेशन करनी पड़ी या ऑड करनी पड़ी। तो अगर आपने ऑड परम्यूटेशंस किए हैं तो आपके पास यहाँ माइनस साइंस आ जाते हैं, अगर इवन की है तो प्लस साइंस आ जाते हैं। एनीवे, अगर ये समझ में आ जाए तो ठीक है, वो विल नॉट बी यूजिंग दिस, मगर ये सिर्फ मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ये कई किताबों में इस तरीके से भी लिखा जाता है। और इसको अगर आप समझें तो फॉर 2 पार्टिकल्स, फॉर 2 फर्मियॉन्स, जब हम ये लिखते हैं इस किस्म का कि साई R1 R2 लिखें अगर हम, तो वो इसी को अगर हम करें तो 2 फैक्टोरियल जो है वो 2 ही होता है, तो 1/√2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 क्योंकि 2 पार्टिकल के लिए सिर्फ एक ही परम्यूटेशन हो सकती है, और P1 इसलिए लिख दिया। कितनी परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं? सिर्फ 2 ही पॉसिबल है, और ये जो आपको दे देता है 1/√2। एक तो ये टर्म है, तो आपके पास ये आ जाता है phi1 R1 phi2 R2। फिर इसकी एक परम्यूटेशन की, यानी कि इसको इसकी जगह और इसको इसकी जगह, तो ये इवन एक ये जो एक्सचेंज है ये ऑड एक्सचेंज, यानी 1 एक दफ़ा करेंगे तो एक दफ़ा ये स्टेप लेंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, इसलिए इधर जो है ना 1 आ जाता है, तो इसकी वजह से ये वाली परम्यूटेशन जो है ये आपको माइनस साइन दे देती है। तो पहले आपके पास ओरिजिनल फंक्शन जो कि ये वाला था जो हमने पहली टर्म लिखी है, और फिर परम्यूटेटेड का सम, जो समिंग ओवर द परम्यूटेशन, तो ये जो है ये आपके पास आ जाएगा phi2 R1 phi1 R2। तो ये आपके पास बेसिकली जो है वो 2 पार्टिकल एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन आ गया। तो ये जो है ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे हासिल की थी, जो मैंने आपको बताया था ना। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है, कई दफ़ा कई किताबों में इस तरीके से लिखा होता है, और अगर आप अपनी जीशी वगैरह की बुक देखें या ब्रूस एंड फ्रेंसबर्ग की, तो उसमें इस किस्म की नोटेशन भी लिखी हुई है। इसको हम आगे इस्तेमाल तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं जो सेकंड क्वांटाइजेशन की टर्म्स में। अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस किस्म की फॉर्म में लिखना स्लेटेड डिटर्मिनेंट की टर्म्स में, ये फर्स्ट क्वांटाइज्ड फॉर्म है वेव फंक्शंस की। सेकंड क्वांटाइज्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास ये वेव फंक्शन है, या ये जो वेव फंक्शन है, इसको अगर आप डार्क नोटेशन में लिखना चाहें तो आपको पता ही है कि इसको इक्विवेलेंटली अगर पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में नहीं लिख रहे, जनरली इसको इस तरीके से लिख लिया जाता है। जनरली इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डार्क नोटेशन में आप लिखेंगे तो उसमें आप जो है इसको आप लिख सकते हैं P1 P2 so on to Pn, यानी पार्टिकल 1 जो है का मोमेंटम P1 है या मोमेंटम P1 स्टेट में है, पार्टिकल 2 मोमेंटम P2 स्टेट में है, एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब हम अगर सेकंड क्वांटाइजेशन की बात हमने करनी है तो हम
ने जो पहला स्टेप मैंने जिस तरह मेंशन किया कि आपने लेबल ऑफ द क्वांटम स्टेट्स को चेंज करना, तो लेबल क्या करते हैं हम चेंज, कि हम बेसिकली इस तरह लिखने की बजाय इस तरह लिखने की बजाय कि पार्टिकल 1 P1 स्टेट में है, पार्टिकल 2 P2 स्टेट में है, पार्टिकल 3 P3 स्टेट में है, सो ऑन टू Pn एन पार्टिकल्स के मुख्तलिफ मोमेंटम स्टेट्स हैं, उसकी बजाय हम जो है सेकंड क्वांटाइज, अब ये सेकंड क्वांटाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो अब हम जो है जो सिर्फ लेबल लगाते हैं वो हम नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का कर देते हैं। कौन सा पार्टिकल किस स्टेट में है उसकी हम मेंशन नहीं करते, बल्कि सिर्फ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं किसी स्टेट में। और ये काफ़ी लॉजिकल बात और रीज़नेबल लग रही, क्योंकि हम जो है वो ये सारी चीज़ जो राइज़ कर रही है वो इसी वजह से राइज़ कर रही है कि ये आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होने की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि ये असूली तौर पे कि ये फर्मियन 1 है, ये फर्मियन 2 है, ये फर्मियन 3 है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल। सो ओनली थिंग दैट रियली मैटर्स इज हाउ मैनी देयर आर इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो NP1 जो इधर है वो ज़ाहिर कर रहा है नंबर ऑफ़ फर्मियंस इन स्टेट P1, जिसमें मोमेंटम P1 है, यानी कि P1 यानी ये वाली स्टेट विद P की जगह, इसको मैंने इस तरह लिखना चाहिए था ना, अगर मैंने P1 लिखा हुआ तो इधर मुझे P1 होना चाहिए, P1 R1। तो ये अगर आप P1 वाली स्टेट बेसिकली यही बन जाती है जो इधर दी हुई है, यानी इस स्टेट के अंदर जो है कितने पार्टिकल हैं, इसी तरह P2 स्टेट में कितने पार्टिकल्स हैं, सो फोर्थ। फर्मियंस के लिए आपको पता है कि ये नंबर जो है या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि एक स्टेट में या तो कोई भी फर्मियन नहीं होगा या ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है। अभी हम स्पिन को शामिल नहीं कर रहे, ठीक है ना। स्पिन को शामिल कर लें तो स्पिन अप और स्पिन डाउन 2 हो सकते हैं उसी स्टेट के अंदर। तो ये जो है ये रिप्रेजेंटेशन जो है, फर्स्ट चीज़ जो हमने कहा कि ये लेबलिंग ऑफ द स्टेट हम चेंज कर रहे हैं। तो लेबल क्या लगा रहे हैं हम, ये ऑक्यूपेशन नंबर लगा रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेट्स में कितना है, जिसको ऑक्यूपेशन नंबर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, ऑक्यूपेशन। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो ये है कि लेबल जिससे स्टेट को कर रहे हैं कि मुख्तलिफ स्टेट्स में ऑक्यूपेशन ऑफ फर्मियंस क्या है, कितने ऑक्यूपाई कर रहे हैं किसी से, नंबर रिप्रेजेंटेशन। यानी स्टेट वेक्टर्स को हम ऑक्यूपेशन नंबर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। और ये जो NP1 है वो आपको बताता है कि इट टेल्स यू नंबर को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस केस में फर्मियंस अगर हम हैं, बोसॉन्स के लिए भी यहाँ तो वो चीज़ ऐसी होल्ड करती है। इस तरीके से अगर लिखना सिर्फ ये होगा कि n के ऊपर कंस्ट्रेंट हो जाएगा कि फॉर फर्मियंस n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख दें इन स्टेट 5, सिंगल पार्टिकल स्टेट जो है 5P1। सिंगल पार्टिकल स्टेट का मतलब वो स्टेट जो आपको सिंगल पार्टिकल श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करने से मिली। अब उस स्टेट के अंदर आपके पास या फर्मियन है तो 0 और 1 नंबर हो सकता है, और बोसॉन के लिए 0 से लेके एनी नंबर, अगर आपके टोटल नंबर कैपिटल N है बोसॉन्स का तो वो सारे के सारे एक स्टेट में भी हो सकते हैं। बोसॉन्स पे कोई पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, कोई कैद नहीं है। वेयर फॉर फर्मियंस where NP is equal to 0 or 1 for fermions, and NP is equal to 0 to any number, capital N समझने टोटल नंबर है बोसॉन्स का। तो ये हमने जो है ना इम्पॉर्टेंट स्टेप एक लिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इसको ऑक्यूपेशन नंबर रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं। तो आपने लेबलिंग ऑफ द स्टेट को चेंज कर दिया, आपने इन टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर कर दिया है। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मलिज्म ऑफ सेकंड क्वांटाइजेशन, कि आपकी जो स्टेट लेबल्स हैं वो चेंज हो गए। अच्छा जी, दूसरा जो मैंने मेंशन किया था, दूसरा स्टेप जो ये था कि हम स्टेट वेक्टर्स का कम से कम, और हमारा फोकस ये होगा कि हम ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके लिए हमें एक ख़ास स्टेट डिफ़ाइन करनी ज़रूरी है, और जो कि
वैक्यूम स्टेट कहलाती है। वैक्यूम स्टेट को हम आमतौर पे नोटेशन में क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, चले वैक्यूम स्टेट को हम आमतौर पे इस तरीके से मेंशन इस तरह लिखते हैं, और इसका मतलब है 0 0 0 सो ऑन टू जितने भी हैं नंबर पार्टिकल्स, यानी तमाम जो स्टेट्स हैं सिंगल पार्टिकल स्टेट्स। अगर हम मोमेंटम की बात करें P1 स्टेट, P1 से P2 से P3 से हम लेबल कर रहे हैं ना स्टेट्स को मोमेंटा से, तो वो तमाम स्टेट्स में यानी कि इन तमाम स्टेट्स में ऑक्यूपेशन ज़ीरो है। सो देयर आर नो फर्मियंस इन द सिस्टम इन दिस स्टेट, ये कहा जाए, इसको वैक्यूम स्टेट कहते हैं। ठीक, तो ये इट विल टर्न आउट कि इसकी मदद से हम बाकी तमाम स्टेट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एनी नंबर, कोई और स्टेट हो जिसमें एक पार्टिकल हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कितने भी नंबर हों, वो सारे के सारी स्टेट्स जो हैं इस वैक्यूम स्टेट से कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं। अच्छा, आमतौर से जब हम डील कर रहे होते हैं किसी भी प्रोसेस से, तो हम कहते हैं कि जी इनिशियल स्टेट जो है, लेट्स से वी से फाई इनिशियल जो है वो कोई स्टेट है, उसको हम उसमें एक पार्टिकल है मिसाल के तौर पे, ये लेट्स कंसीडर सिंगल पार्टिकल स्टेट, और इसमें जो है ना मोमेंटम P2 वाली स्टेट में एक पार्टिकल है, और आप कोई सिस्टम को परटर्ब करते हैं, कोई परटर्बेशन एक्ट करते हैं। हो सकता है कि आप इस सिस्टम के ऊपर लेज़र लाइट शाइन कर रहे हो और ये सिस्टम ट्रांजिशन करता है सच दैट अब आपके पास जो है ये वाली स्टेट एम्प्टी हो गई और नेक्स्ट हायर स्टेट जो है, नेक्स्ट मोमेंटा स्टेट जो है वो ऑक्यूपाई हो गई। इधर भी मैं एक ज़ीरो लगा देता हूँ जस्ट ताकि नंबर आपको बराबर ना कराए। अच्छा, तो अब क्या हुआ है, इधर से इधर को आपने सिस्टम को परटर्ब किया, इनिशियल स्टेट ये थी, फाइनल जो है वी फाइनल जो है वो ये हो गई स्टेट। और इस किस्म के प्रोसेस में जिसमें आपने इनिशियल स्टेट से आप एक फाइनल स्टेट पे चले गए अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ सम परटर्बेशन, आपने सिस्टम को परटर्ब किया सच दैट द सिस्टम हैज़ मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल स्टेट। इसको आप इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि आप इस phi2 स्टेट में, यानी इस स्टेट में जिसमें मोमेंटम P2 है, इसमें पार्टिकल एनहाइलेट हो गया और P3 स्टेट में पार्टिकल क्रिएट हो गया। तो इसको इस किस्म की ट्रांजिशन जो है, यानी जब आप सिस्टम को परटर्ब किया इनिशियल से फाइनल स्टेट में चले, पार्टिकल जो है ट्रांजिशन करता है, तो इसको हम इस तरीके से भी इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि किसी इनिशियल स्टेट के अंदर पार्टिकल एनहाइलेट हुआ है और किसी और स्टेट के अंदर क्रिएट हुआ है। अच्छा, अब एनहाइलेशन और क्रिएशन की जब हम बात कर रहे हैं कि टर्म्स में इस चीज़ को कर रहे हैं, तो वी कैन रिगार्ड this process as annihilation of a particle in some initial state, इस केस में वो P1 स्टेट है, and creation of a particle in some final state। इस केस में फाइनल स्टेट जो है वो P3 है, एज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है कि हम इस किस्म के तमाम प्रोसेसेस को एनाइलेशन और क्रिएशन की टर्म्स में सोच रहे हैं। annihilation of a particle and creation of a particle, annihilation in initial state, creation in some final state। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं तो अगर हमने किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना है तो हमें कोई ना कोई ऐसा ऑपरेटर होना चाहिए जो इनिशियल स्टेट पे ऑपरेट करे और आपको फाइनल स्टेट दे। तो यहाँ क्योंकि एनाइलेशन और क्रिएशन की बात हो रही है, इसका मतलब आपके पास ऐसे ऑपरेटर्स की बात करनी चाहिए जो कि एनहाइलेट और क्रिएट करते हैं।
और इस किस्म के ऑपरेटर्स जो हैं आप लोग फेमिलियर होंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम से। तो ये एनाइलेशन क्रिएशन ऑपरेटर्स सबसे पहले जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने देखे होंगे वो कॉन्टेक्स्ट जो है वो हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम है। सो वी नीड टू इम्प्लीमेंट दिस, यानी इस किस्म की जो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने का जो प्रोसेस है, टू इम्प्लीमेंट दिस, टू इम्प्लीमेंट creation in the annihilation in the initial state and creation in the final state. To implement this, we need to define annihilation and creation operators. ना सिर्फ इनको हमने डिफ़ाइन करना है एनाइलेशन क्रिएशन ऑपरेटर से को कि जब ये मसलन एनाइलेशन ऑपरेटर किसी स्टेट के ऊपर ऑपरेट करे तो उसमें पार्टी को एनाइलेट कर दे, और क्रिएशन ऑपरेटर किसी स्टेट में ऑपरेट करे तो पार्टिकल क्रिएट कर दे, बल्कि हमने मुख्तलिफ ऑपरेटर्स को एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस भी करना है। जब हम ये करते हैं यानी स्टेट लेवल को चेंज कर दें और ऑपरेटर्स को क्रिएशन एनाइलेशन की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर दें, तो ये फॉर्मलिज्म जो है ना हमारा, ये सेकंड क्वांटाइजेशन फॉर्मलिज्म है। तो इसके दो स्टेप्स हैं, एक में जो है हमने स्टेट लेवल चेंज किए, दूसरे में आप तमाम ऑपरेटर्स को एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि हम कोशिश ये करते हैं कि ये स्टेट वेक्टर्स का इस्तेमाल कम से कम करें और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करें। तो जो ये ऑपरेटर्स का इस्तेमाल है वो मतलब ये है कि ऑपरेटर्स जो होंगे वो क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस होंगे। वो स्टेप्स अभी हम उनकी तरफ जाते हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला इसमें आपको रीडिंग करनी चाहिए, इस वक्त होमवर्क के तौर पर यू शुड रीड द हार्मोनिक ऑसिलेटर सेक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स। हार्मोनिक ऑसिलेटर वाला जो है ना सेक्शन क्वांटम मैकेनिक्स में, और ख़ास तौर पे जहाँ पे जो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व की जाती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एक तो तरीक़ाकार उसका ये है कि आप वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें, ठीक है, वो भी बुक्स में किया जाता है। और दूसरा तरीका जो है जिसको आमतौर पे कहा जाता है कि एल्जेब्रिक मेथड है, जिसमें आप लैडर ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस करते हैं। वो वही चीज़ें जो हैं जो इनको हम एनाइलेशन और क्रिएशन ऑपरेटर्स कहते हैं। कई किताबों में उन्हें लैडर ऑपरेटर्स कहा जाता है, कई किताबों में उन्हें रेजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स कहा जाता है, और कई किताबों में उनको क्रिएशन और एनाइलेशन ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो तीनों जो हैं वो उन्हीं ऑपरेटर्स का डिफरेंट नामों से मुख्तलिफ़ किताबों में मेंशन किया जाता है। तो भी इट वुड बी अ गुड आइडिया कि अगर आपको वो याद नहीं है तो वो जो एल्जेब्रिक मेथड है जहाँ पे लैडर ऑपरेटर्स या क्रिएशन एनाइलेशन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल है वो आप एक दफ़ा पढ़ लें, तो फिर ये चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी, दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, तो लेट्स आई एम मेकिंग द अजम्पशन कि जी हम जो है ये चीज़ें हम उस हद तक जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि मैंने जिस तरह कहा कि हमारी स्टेट्स को तो हम लेबल कर रहे हैं इनसे। अब मैं P1 P2 P3 कहने की बजाय, क्योंकि मोमेंटम के अलावा और लेबल्स भी और भी क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं, तो जस्ट से स्टेट हमारी जनरल जो है वो N2 इस तरीके से है। तो हम वैक्यूम स्टेट से स्टार्ट करके ना, अगर इस किस्म की हमने स्टेट बनानी है तो ये जो सिंबल है ये प्रोडक्ट के लिए है, और ये नॉर्मलाइजेशन कोफिशिएंट है विच वी डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट एट दिस स्टेज। और हमने जो आपका क्रिएशन ऑपरेटर है वो आप एक्ट कराते हैं वैक्यूम स्टेट पे, तो आपको ये स्टेट मिल जाती है। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो इधर एक स्टेट इम्पॉर्टेंट है जिसको लेके हमें चलना पड़ता है, और वो है वैक्यूम स्टेट। वैक्यूम स्टेट को ये शॉर्ट इस तरह लिखा हुआ है ये, मगर ये बेसिकली ये है कि तमाम स्टेट्स के जो ऑक्यूपेशन नंबर्स हैं वो ज़ीरो हैं। अच्छा, अगर हमने कोई स्टेट ऐसी बनानी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जिसमें स्टेट 1 में N1 पार्टिकल हों, स्टेट 2 में N2 पार्टिकल्स हों, तो फिर हमें उतनी दफ़ा ए डैगर ऑपरेटर जो कि
क्रिएशन ऑपरेटर है वो वैक्यूम स्टेट पे आप ऑपरेट करते हैं। के जो है अब यहाँ के जो है वो 1 2 3 सो फोर्थ हो सकता है। अगर आपने किसी स्टेट के अंदर दो पार्टिकल डालने हैं, क्रिएट करने हैं, तो आप ए डैगर ऑपरेटर को उस स्टेट के ऊपर दो दफ़ा वैक्यूम स्टेट के ऊपर पे दो दफ़ा ऑपरेट कर देते हैं, तो वो आपको वॉले मिल जाता है। इसका एग्जांपल देखते हैं तो फिर ये क्लियर होगी बात, वरना देयर टू मैनी वर्ड्स। मसलन आपने अगर ये स्टेट क्रिएट करनी है 2 1 0 0 0, ठीक है ना, यानी कि स्टेट 1 में दो पार्टिकल हैं, स्टेट 2 में 1 पार्टिकल है। तो ऊपर वाला अगर फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करें तो हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द क्रिएशन ऑपरेटर्स। के समझ लें 1 2 3 इस तरीके से जा रहा है। अब हमने जो है वो स्टेट 2 में, अच्छा सॉरी, इसको इस तरह मिटाना ज़रूरी वरना कन्फ्यूजन ना हो जाए। अच्छा, स्टेट 2 में जो है ना हमने एक पार्टिकल क्रिएट करना है। जब हम क्रिएशन ऑपरेटर को हम एक्ट कराएंगे वैक्यूम स्टेट पे सच दैट इट वुड क्रिएट 1 पार्टिकल इन स्टेट 2 एंड 2 पार्टिकल्स इन स्टेट 1। सो हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा क्रिएशन ऑपरेटर का और अप्रोप्रिएट स्टेट्स के ऊपर सिंगल पार्टिकल स्टेट पे उसको एक्ट कराना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट कि अगर हम कहते हैं कि जी स्टेट 2 पे, क्योंकि ये मैं अब पहले ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ स्टेट 2 जो है इधर लेबल के की जगह 2 आ गया क्योंकि वो 2 पे एक्ट करा रहे हैं, और आपने एक दफ़ा एक्ट कराना, यानी एन के जो है, ये जो एन के है कि नंबर कितना क्रिएट करना है। एन जो है वो नंबर को जाहिर करता है ना कि के स्टेट के अंदर कितने, के जो है ना ये है 2, के 2 है ना, ये सेकंड वाला है ना, के 2, और उसमें एक पार्टिकल क्रिएट करना है, इसलिए एन जो है N2 जो है वो 1 होगा। ठीक है, इसको इस तरह भी समझ लें। ये जो है ये N1 जो है वो 2 है और ये N2 जो है वो 1 है, और बाकी जिस तरह N's हैं, N3 जो है वो 0 है एंड सो फोर्थ। अच्छा जी, तो K जो है जब 2 हुआ, N1 हुआ, तो ये आपके पास आ गया, और n को क्योंकि n के 1 है तो ये 1 फैक्टोरियल जो है आपके पास ये 1/√1 फैक्टोरियल। प्रोडक्ट ये जाहिर कर रहा है कि जिन जिन स्टेट्स में आपने क्रिएट करना है उतने आप उन ए डैगर ऑपरेटर्स जो है ना एक्ट कराते चले जाएँ। तो एक तो टर्म आपके पास ये आ गई। अब दूसरी टर्म आपकी जो है वो होगी प्रोडक्ट के अंदर, दूसरा जो फैक्टर आएगा वो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब इसमें क्या है कि K1 है, तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम करें तो ये आपके पास 1/√2 फैक्टोरियल आ गया, और ए डैगर 1, मगर N1 जो है इधर N1 जो है वो 2 है, तो इधर जो है ना वो स्क्वायर आ जाएगा। समझ आया आपको कि ये जो है हमने N2 जो है वो 1 था, तो इसलिए जो इसका एक्सपोनेंट है it is raised to the power 1, and this is raised to the power 2 because you want to create 2 particles in state 1। ठीक है ना, क्यों? और आप देख रहे हैं कि क्योंकि 3 पार्टिकल्स वैक्यूम स्टेट जिसमें 0 0 0 सारे हैं, उनमें से अब आपने 3 पार्टिकल्स क्रिएट करने हैं, तो इसलिए आपके पास इधर 3 क्रिएशन ऑपरेटर्स आ रहे हैं, एक इधर और 2 इधर। मगर ख्याल ये रखना है कि नीचे जो लेबल आ रहा है वो K=2 स्टेट के अंदर जो है वो एक पार्टिकल क्रिएट करे और K=1 में 2 पार्टिकल्स क्रिएट करे। तो ये इस तरीके से आप जो है ना इस स्टेट को, लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्टेट है, इसको आप सिर्फ क्रिएशन ऑपरेटर्स एक्टिंग ऑन द वैक्यूम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इस तरह किसी भी स्टेट को कंस्ट्रक्ट करना है तो ऑल यू नीड इज द वैक्यूम स्टेट, एंड अप्रोप्रिएटली आप जो है क्रिएशन ऑपरेटर्स को वैक्यूम स्टेट पे ऑपरेट करते चले जाएं। ठीक है, तो ये कहा था ना कि जी हम स्टेट लेबल्स, स्टेट्स की बजाय ऑपरेटर्स की टर्म में आ जाएंगे। तो बेसिकली कहने का मकसद ये था
कि हम सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम स्टेट लेंगे और उस पर जब हम तमाम स्टेट्स जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं वैक्यूम स्टेट से, अगर हम क्रिएशन ऑपरेटर्स को तरीके से उस पर एक्ट कराते चले हैं। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये हो सकता है कि हाउ डू वी इम्प्लीमेंट symmetrization / anti-symmetrization requirements on the state vectors using annihilation and creation operators। अच्छा, अब जो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि हमने लेबल चेंज कर दिए स्टेट के, हमने ऑक्यूपेशन नंबर लेबल्स कर दिए इस तरीके से। हमने ये सीख लिया कि हम तमाम स्टेट्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वैक्यूम स्टेट्स से बाय यूजिंग दीज क्रिएशन ऑपरेटर्स, और हर प्रोसेस को हम लिख सकते हैं को ट्रीट कर सकते हैं एज एनाइलेशन ऑफ पार्टिकल्स इन द इनिशियल स्टेट एंड क्रिएशन ऑफ सम पार्टिकल्स इन द फाइनल स्टेट। तो इसका मतलब काफ़ी से ग्राउंड हमने कवर कर लिया है इस फॉर्मलिज्म के अंदर। मगर जो एक बुनियादी सवाल था और जो एक बुनियादी मुश्किल थी जिसको दूर करने के लिए ये फॉर्मलिज्म इस्तेमाल कर रहे थे, और वो ये था कि स्टेट वेक्टर्स जो हैं वो एंटी सिमेट्राइजेशन जो है रिक्वायरमेंट उसको सेटिस्फाई करते हैं फॉर फर्मियंस एंड बोसॉन्स। तो वो जो हम जो स्टेट वेक्टर ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, जब हम कह रहे हैं कि ये हमने एक स्टेट वेक्टर कंस्ट्रक्ट कर दिया बाय एक्टिंग ऑन द वैक्यूम स्टेट बाय दिस क्रिएशन ऑपरेटर्स, तो ये अगर फर्मियंस हैं तो उस पर ये सिमेट्राइजेशन एंटी फर्मियंस हैं, आइडेंटिकल फर्मियंस हैं, तो फिर तो ये एंटी सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज होना चाहिए। तो वो रिक्वायरमेंट जो है ना वो कैसे सेटिस्फाई होगी, यानी कि हम इस स्टेट को इस तरह लिख रहे हैं तो इस स्टेट को एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए अंडर एक्सचेंज, तो फिर ये रिक्वायरमेंट यहाँ ऑपरेटर्स एक्टिंग ऑन द वैक्यूम वाले केस में कैसे सेटिस्फाई होगी। उसमें फिर यही है ऑब्वियसली कि ये जो ऑपरेटर्स हैं इनके दरमियान कोई रिलेशन होनी चाहिए जो उस रिक्वायरमेंट को टेक केयर करे, और वो इसको किसी हद तक हम इस तरह समझ सकते हैं कि लेट्स से वी हैव अ स्टेट, टू स्टेट सिस्टम। लेट्स से वी हैव मोमेंटम P1 और P2 वाली स्टेट्स हैं जिनको मैं लिख रहा हूँ N1 N2 स्टेट जो है। एक सेकेंड, साथ साथ लिख देता हूँ वरना ये कन्फ्यूजन ना आपको। ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने इधर पहले लिखी है ना स्टेट, सिर्फ ये है कि इसमें हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट सिर्फ हम इन दो को कर रहे हैं। इसको P1 लिखने की बजाय मैंने N1 N2 लिख दिया, और कोई और क्वांटम नंबर्स हो सकते हैं, तो मोमेंटम को लेना चाहें तो मोमेंटम को ले लें या किसी और को। अच्छा, अगर ये फर्मियंस है ना तो एक स्टेट में 1 हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो ऑक्यूपेशन नंबर में हमने इसको इस तरीके से लिखा है, और हम इस स्टेट को हासिल कर सकते हैं जिसमें हम ये कहें कि जी मैं इस स्टेट पे पहुंचना चाहता हूँ। शुरू में मेरे पास वैक्यूम स्टेट है, जो कि इस केस के अंदर वैक्यूम स्टेट से मुराद है 0 0, ठीक है। स्टेट 1 में भी 0 पार्टिकल, स्टेट 2 में भी 0 पार्टिकल, तो ये दिस इज आवर वैक्यूम स्टेट। और मैं जो हूँ कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ वो स्टेट जिसमें 1 में भी 1 पार्टिकल हो, 1 फर्मियन, और दूसरे में भी फर्मियन नहीं कहना चाहिए, उसमें भी एक पार्टिकल हो। लेट्स जस्ट से फर्मियंस भी हो सकते हैं, बोसॉन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने सिमेट्राइजेशन एंटी सिमेट्राइजेशन की बात करनी है, तो वो दोनों
पे हमें देखना पड़ेगा कि ऑपरेटर्स पे क्या कंडीशन आती है बोसॉन्स के लिए, और कि उनका जो फाइनल स्टेट वेक्टर है वो सिमेट्रिक अंडर एक्सचेंज हो, और फर्मियंस के लिए एंटी सिमेट्रिक। तो लेट्स से वी वांट टू गो फ्रॉम दिस वैक्यूम स्टेट टू दिस स्टेट। अब ये तरकीब तो हमें पता है कि इससे वहाँ कैसे जाएंगे, तरकीब हमारी बेसिकली ये है, ठीक है ना, कि हमें जो है क्रिएशन ऑपरेटर्स को वैक्यूम स्टेट के ऊपर एक्ट कराना होगा और उससे हमें ये स्टेट हासिल करनी होगी। तो लेट्स से हम इस पे पहुंचने के लिए हम पहला काम तो ये करते हैं कि पहले ये स्टेट कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेट्स से P1 जब वैक्यूम पे एक्ट करता है तो आपको 1 0 दे देता है, एंड एक यहाँ पे आपके 0 1 आ जाएगा। यानी कि अभी हम पहले जब दो अपने इस स्टेट तक पहुँचना है, यानी कि इस स्टेट तक पहुँचना है, तो पहले स्टेप में हम ये कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि स्टेट 1 में एक पार्टिकल क्रिएट करें और नेक्स्ट स्टेप में फिर स्टेट 2 में एक पार्टिकल क्रिएट कर दें, तो 1 1 मिल जाएगा आपको ये वाला। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप स्टेट 2 में एक पार्टिकल क्रिएट कर दें और फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टेट 1 में पार्टिकल क्रिएट करें, फिर भी दोबारा आप इधर ही पहुंच जाएंगे 1 1 पे। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई कि किस ऑर्डर पे आपने ये ऑपरेटर्स को एक्ट कराना है वैक्यूम पे। क्या आप पहले P1 के क्रिएशन ऑपरेटर एक्ट कराएंगे वैक्यूम पे, या P2 का पहले जो है वो ऑपरेट कराएंगे। दोनों सूरतों में आप 1 1 स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो अगर आप इसको इस वाले केस में अगर आप इसको एक्ट कराने, P1 में एक पार्टिकल क्रिएट हो गया है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम P2 में पार्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, तो वो जो हमारे पास वैक्यूम स्टेट है, अब आपको इट विल गिव यू समथिंग, लेट्स से इट विल बी प्रोपोर्शनल टू कोई प्रीफैक्टर हो सकता है वो, मगर हम इसलिए प्रोपोर्शनल इसको लिख रहे हैं ये। और इस वाले केस के अंदर, ये दूसरा वाला जो केस है, इसके अंदर आपने P2 में क्रिएट कर दिया था, इसलिए अब ऑर्डर देखें आपका यहाँ रिवर्स हो चुका है और इससे भी आपको 1 1 स्टेट मिल रही है, ठीक है ना। दोनों केसेस में आप 1 1 स्टेट पे पहुँच रहे हैं। एक में इसमें ऑर्डर और इसमें ऑर्डर एक दूसरे का रिवर्स है। एक तरह से ये कुछ आपको लग रहा है कि जैसे कि एक्सचेंज परम्यूटेशन हो रही है। अच्छा, क्योंकि आप अल्टीमेटली सेम स्टेट पे पहुंच रहे हैं, तो जिस तरीके से हमने एक्सचेंज सिमेट्री की जब हम बात कर रहे थे एक्सचेंज ऑपरेटर की, तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि फाइनल स्टेट सेम है, तो ये फाइनल स्टेट जो है वो सिर्फ ये ऑर्डरिंग चेंज करने से तो फिर सिर्फ फ़र्क जो आएगा वो फेज़ फैक्टर का फ़र्क आएगा। रिजल्ट्स पे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दीज आर आइडेंटिकल पार्टिकल, जैसे कि हमने पहले भी ये बात की थी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटर की टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि ए डैगर P1, वो ऑपरेटर्स के ऊपर हैट्स लगाते हैं। मैं वो हैट्स नहीं लगा रहा क्योंकि फिर वो जो है वो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है। तो रिवर्स ऑर्डर इन इसमें अब आप ये देख रहे हैं इनमें क्या फ़र्क है। इसमें ऑर्डर में ये जब ये स्टेट्स पे एक्ट करते हैं ना ऑपरेटर्स, तो राइट से देखना पड़ता है। ये वाला ऑपरेटर जिस तरह इधर था कि ये वाला ऑपरेटर पहले एक्ट करा था P1 वाला और फिर P2 वाला, क्योंकि स्टेट राइट साइड पे है ना कैट वेक्टर, तो इस पे पहले ये वाला ऑपरेटर ऑपरेट करेगा, इट विल बी फॉलोड बाय दिस। इस केस में ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, पहले P2 वाला ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है और फिर P1 वाला ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। तो इधर आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर जो है एक रिवर्स्ड है, और इन दोनों में जो फ़र्क है वो एक फेज़ फैक्टर का फ़र्क है। और क्योंकि आप सेम स्टेट लेते हैं, तो हम जिस तरह हमने पहले भी कहा था, आपके पास दो केसेस आ सकते हैं जिसमें आप कह सकते हैं एक केस है लैम्डा इज इक्वल टू 1। अगर लैम्डा इज इक्वल टू 1 वाला केस लिया जाए तो फिर ये बन जाता है ए डैगर P1 ए डैगर P2 इज इक्वल टू ए डैगर P2 ए डैगर P1। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर जो है, किस ऑर्डर में ये ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, राइट वाला पहले करता है लेफ्ट वाला बाद में, रिजल्ट
दोनों सूरतों में सेम है, तो ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर्स डज नॉट मैटर। और इसका अगर एडजॉइंट लिया जाए इसको अगर हम जो है एक कॉम्यूटेटर की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, और P1 और P2 लिखने की बजाय इसे अगर जनरलाइज कर दिया जाए, I और J कह दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये डैगर I A डैगर J बन जाता है, विच इज़ इक्वल टू, कॉम्यूटेटर का मतलब ये है कि A डैगर I A डैगर J, कॉम्यूटेटर में इधर माइनस साइन आता है और फिर आप ऑर्डर रिवर्स कर देते हैं AI डैगर एंड दिस इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको अगर आप इधर लेके जाएं तो यही चीज़ बन जाती है। सिर्फ ये है कि P1 P2 तो मोमेंटम के लिए स्पेसिफिक था, हम इसको जनरलाइज करके किसी भी क्वांटम नंबर किसी भी स्टेट के लेवल को ले सकते हैं, तो I और J कह दिया। तो इसका यही चीज़ जाहिर कर रहा है कि ये दोनों ऑपरेटर्स जो हैं आपस में कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने का मतलब है कि इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसी इक्वेशन का एडजॉइंट अगर लिया जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं कि AI AJ, तो ज़ीरो का एडजॉइंट तो ज़ीरो ही है, तो ये भी ट्रू है। और क्योंकि ये उसी किस्म के हार्मोनिक ऑसिलेटर टाइप वाले ऑपरेटर्स हैं, तो हम इनके दरमियान ये भी अजम्पशन, ये भी मतलब पोस्टुलेट कर सकते हैं कि ये, अगर यहाँ तो ये केस था ना जब क्रिएशन ऑपरेटर्स थे या एनाइलेशन ऑपरेटर्स थे और ये आपस में कम्यूट करते हैं, और यहाँ पे अगर एक क्रिएशन हो और एक एनाइलेशन हो, तो अगर ये दो डिफरेंट स्टेट्स से मुतल्लिक हैं तो कम्यूट करेंगे, यानी क्रॉनिकल डेल्टा ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, एंड डेल्टा आई जे इज़ इक्वल टू 1 फॉर आई इक्वल टू जे। और अगर एक ही स्टेट्स के लिए हैं पे आई स्टेट है मिसाल के तौर पे, तो ये फिर 1 हो जाएगा, या जे स्टेट। तो ये बेसिकली जो है ना, ये कॉम्यूटेशन रूल्स आ गए। ये जो हैं ये कॉम्यूटेशन रूल्स आ गए आपके। और अगर आप इनको देखें और हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले प्रॉब्लम को देखें तो ये आपको उनके साथ काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आएगी। और ये चीज़ यही जाहिर कर रहे हैं कि ये इनके लिए जो है मैटर नहीं करता, और ये जो रूल्स हैं ये एक्चुअली बोसॉन्स के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब ये है कि यही वो कॉम्यूटेशन रूल्स हैं जो कि हार्मोनिक ऑसिलेटर प्रॉब्लम के में भी हैं, और वो इनको कई दफ़ा बोसॉनिक कॉम्यूटेशन रिलेशंस भी कहा जाता है, बोसॉनिक कॉम्यूटेशन रिलेशन। अच्छा, अब दूसरा केस भी हम कर लेते हैं। दूसरा केस वो है जिसमें लैम्डा जो है वो -1 के बराबर है। दूसरा केस है लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड दिस विल एक्चुअली अप्लाई टू फर्मियंस। अब फर्मियंस के लिए क्या हो रहा है? फर्मियंस के लिए जब आप लैम्डा इज इक्वल टू -1 इसमें पुट करेंगे, इस वाले में मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा, उसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा। तो जो कॉम्बिनेशन है वो ये इसी किस्म की कॉम्बिनेशन बनेगा अगर आप जनरलाइज करें, मगर सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस आ रहा होगा। उसको हम कहते हैं, ये जो माइनस बीच में आ रहा है तो उसे हम कॉम्यूटेटर कहते हैं ऑफ द टू ऑपरेटर्स, और अगर प्लस साइन आ रहा है तो उसको हम कहते हैं एंटी कॉम्यूटेटर। तो ये जो है ये चीज़ बन जाएगी, इसी की जनरलाइजेशन है। तो ये बन जाएगा एंटी कॉम्यूटेटर को जो ना करली ब्रैकेट से इसको जाहिर करते हैं। तो ए डैगर आई ए डैगर जे, प्लस का फ़र्क आ गया इधर, ए डैगर जे ए डैगर आई, दिस इज इक्वल टू 0। तो एंटी कॉम्यूटेटर कहलाता है। दिस इज एन एंटी कॉम्यूटेटर। और एंटी कॉम्यूटेटर जो है वो सिर्फ कॉम्पैक्ट नोटेशन है इस चीज़ की जो इधर लिखा हुआ है। जैसे कि कॉम्यूटेटर जो है कॉम्पैक्ट नोटेशन है इस चीज़ की कि ये जो है आपके पास है पहली टर्म
इस ऑर्डर में और दूसरी टर्म इस ऑर्डर में, बीच में माइनस साइन। इससे आपको ये भी देख रहे हैं कि अगर ये फर्मियान ये ऑपरेटर जो है ना फर्मियान्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फर्मियानिक ऑपरेटर्स हैं, तो अगर आई और जे को सेम कर दें तो ये ज़ीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर आई इक्वल टू जे ये बन जाएगा ए डैगर आई इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि दो फर्मियान्स को एक स्टेट में आप नहीं ला सकते। एक स्टेट में ith जो स्टेट है, जो स्टेट आई से लेबल्ड है, मसलन P2 P3 हो मिसाल के तौर पर, या P2 हो या P1 हो मिसाल के तौर पर, मोमेंटम स्टेट अगर ले लें, तो उसमें अगर आपने एक पार्टिकल क्रिएट कर दिया है यानी ए डैगर ऑपरेट करने से, तो दोबारा जब आप एक्ट कराएंगे उस स्टेट के ऊपर जिसमें एक पार्टिकल उस स्टेट में आ चुका है, तो दोबारा करेंगे तो उसका एम्पलीट्यूड ज़ीरो, तो वो मुमकिन नहीं है। पॉली स्क्वीजन प्रिंसिपल ही को की मैनिफेस्टेशन। इसी तरह आप इस केस के अंदर एडजॉइंट इसका ले लें, तो जिस तरह हम ऊपर कर रहे थे ए आई ए जे जो है वो ज़ीरो है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इधर ये मेंशन कर दूँ, मे बी इट्स यूज़फुल टू मेंशन इट हेयर, कि आमतौर पे जब हम फर्मियान से डील करते हैं ना, तो ये ए की बजाय ए ऑपरेटर आमतौर पे बोसॉन्स के लिए अप्लाई होते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं ये नोटेशन, और सी जब कह देते हैं तो ये आमतौर पे फर्मियान्स के लिए होता है। तो अगर ज़्यादातर सी लिखा जाता है, मगर मैं उसी तरह चला रहा था तो इसलिए मैंने इस तरह लिख दिया। और इसी तरह जो है आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है इसी के कॉरस्पॉन्डिंग, अब सारे जो कॉम्यूटेटर्स आ रहे हैं, मतलब एंटी कॉम्यूटेटर्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास डेल्टा आई। तो दीज आर फर्मियोनिक कॉम्यूटेशन रूल्स। और अगर आप अप्रोप्रिएटली जो है इन रूल्स को इस्तेमाल करते चले जाएं, यानी कि ये ख्याल रखें कि जब ऑर्डर चेंज करना है तो बोसॉन्स के लिए मैटर नहीं करता और फर्मियान्स के लिए मैटर करता है। इसका मतलब जब आप ऑर्डर चेंज करेंगे फर्मियान्स के लिए, तो ए डैगर जे पहले एक्ट करता है, फिर ए डैगर आई एक्ट कर रहा है, तो ये ऑर्डर जो है इज़ माइनस, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएं, ऑफ द रिवर्स ऑर्डर। तो जब भी आप ऑर्डर रिवर्स करते हैं, बेसिकली एक्सचेंज करते हैं दोनों ऑपरेटर्स को, तो फिर ये आपके पास एक माइनस साइन आ जाता है फर्मियान्स के लिए। तो इस चीज़ का अगर ख्याल रखें तो ये एंटी सिमेट्राइजेशन रिक्वायरमेंट्स वगैरह ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाती हैं स्टेट वेक्टर्स के अंदर, तो ये बहुत बड़ी कन्वीनियंस हो जाती है। वहाँ तो आपको फैसिलिटेड डिटर्मिनेंट्स और ले लेके चलना पड़ता था फर्स्ट क्वांटाइजेशन में, यहाँ आपने ऑपरेटर्स एक्ट कराने और ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करना है, और सिर्फ ये है कि ये ख्याल रखना है कि फर्मियान ऑपरेटर्स हैं तो इनका एलजेब्रा कॉम्यूटेशन रिलेशंस फ़र्क, रूल्स फ़र्क हैं। चलो उसको मैंने रिलेशंस कहा था, जिसको मैं भी रिलेशन दिया था, एंटी कॉम्यूटेटर रिलेशन। तो ये बस ख्याल रखना कि जब ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करेंगे, वेदर दे फर्मियान्स और बोसॉन्स, अगर वो बोसॉन्स हैं तो दे कम्यूट, शुड से दे कम्यूट, बट दे फॉलो दिस कॉम्यूटेशन रिलेशंस। मिसाल के तौर पर कम्यूट करते हैं, यानी वो मैटर करेगा कि ये एक स्टेट पे एक्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स पे, और अगर फर्मियान्स हैं तो इनका एंटी कॉम्यूटेटर रिलेशंस हैं इनके दरमियान। तो इसी जो ये अलजेब्रा है ऑपरेटर्स का, इसी को अगर आप जहन में रखें और गलती किए बगैर इस्तेमाल करें तो वो सिमेट्राइजेशन और एंटी सिमेट्राइजेशन रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती है। दिस इज़ बिग कन्वीनियंस कंपेयर टू वर्किंग विद स्लेटेड डिटर्मिनेंट्स और उस तरह की चीज़ों से। यहाँ पे बहुत आसानी हो जाएगी, और जो हम आगे इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई ही ये काफ़ी एडवांटेजेस है कि आपने सिर्फ ऑपरेटर के लेवल पे ही ये रिलेशंस का इस्तेमाल करना है, और ये चीज़ का एहतियात करनी है कि बोसॉनिक ऑपरेटर्स हैं या फर्मियोनिक ऑपरेटर्स हैं, एक बोसॉनिक के लिए ये कॉम्यूटेशन रिलेशंस हैं जो होल्ड करती हैं ऑपरेटर्स के दरमियान, और फर्मियान्स के लिए ये एंटी कॉम्यूटेशन रिलेशंस होल्ड करती हैं ऑपरेटर्स के दरमियान। तो आज के लिए फिर इधर ही हम रोकते हैं, और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में हमें जो है अब ये करना है कि बेसिक रूल्स हमारे पास ये कॉम्यूटेशन एंटी कॉम्यूटेशन रूल्स हमारे सामने आ गए हैं। अब हमने ये करना है कि कोई जनरल ऑपरेटर हो उसको एनाइलेशन क्रिएशन ऑपरेटर्स के साथ में कैसे एक्सप्रेस करना है, तो वो हमारा अब नेक्स्ट टास्क वो होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको टेकअप करेंगे। सो अपना ख्याल रखें स्टूडेंट्स।